Hi, this is Nawazuddin Siddiqui and you're watching Bollywood Hungama. आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आर्ट और पैरेलल सिनेमा मूवमेंट को तो वो पूरे तरीके से जीत ही चुके हैं, लेकिन अब इनको एक अलग किस्म की किक मिल रही है एंड वील जस्ट टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर। बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हंगामा पे एंड कुछ आप इस आप पूरे फिनोमेनन के बारे में बताएं कि किक आपकी फिल्म आई है सलमान खान के साथ में और आपका काम बहुत सराहा जा रहा है और बहुत से लोग का ये मानना है जो कि आपको मानते हैं कि आप एक सिंबल हैं आर्ट एंड पैरेलल एंड थॉटफुल सिनेमा के, कि आप जो हैं अब आपने एक नया अपने मकाम आपने तलाश कर लिया कमर्शियल सिनेमा में। अब आप कमर्शियल सिनेमा में चले गए, आप बिक गए हैं, तो आपका क्या जवाब है उनके लिए? मतलब ऑफकोर्स बिकने के लिए तो आए थे हम यहाँ पे, क्योंकि जब जो भी आता है बिकने के लिए ही आता है एक तरह से। बट ये है कि मैं इस तरह की जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं कि इस तरह की फिल्म में मैं बिक गया, बट इस तरह की फिल्म की से ये फ़ायदा ये होता है कि जो मेरी दूसरी फिल्में हैं जिनको आप या तो आर्ट या पैरेलल सिनेमा, हालांकि मुझे तो इनमें डिफरेंस अभी तक नहीं पता चला, मुझे तो एक दो चीज़ें मालूम है, एक अच्छी फिल्म होती है एक बुरी फिल्म होती है। तो किक करने से मुझे ये फ़ायदा होगा, जो मेरी फिल्में हैं छोटी फिल्में हैं, छोटे बजट की फिल्में, उनको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली उनको फ़ायदा हो रहा है। जैसे अगर हम किक की बात करें इट्स मतलब 200 करोड़ से ज़्यादा फिल्म कर चुकी है और चाहे एक इट्स अ हार्डकोर कमर्शियल पॉट बॉयल है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी टेक्निकल टीम को आप देखें, जो डीओपी बोस आपके हैं, रसूल पुकुटी साहब ने इसमें साउंड का है एंड रणदीप हुड्डा हैं और सलमान का भी काम काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कमर्शियल सिनेमा का पूरे तरीके से आप नेगेट कर दिया जाए, कि जो एक कुछ लोगों का होता है कि कमर्शियल सिनेमा है इसको नॉन सीरियसली लिया जाए। तो आपके क्या इसके बारे में तासुरात हैं कि दैट व्हेन यू आर हैविंग सच अ वंडरफुल टीम ऑफ टेक्नीशियंस एज वेल, तो वो भी आई एम श्योर कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता होगा? बिल्कुल, और इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन फिल्मों की वजह से ही ये छोटी फिल्में बन पाती हैं। क्योंकि अगर वो फिल्में बड़ी हिट होंगी तो जो रोलिंग होता है पैसे का, तो वो पैसा फिर उन छोटी फिल्मों के लिए भी लगाया जाता है। तो डेफिनेटली और एक ऑप्शन होता है आज की डेट में, ऑडियंस के सामने ऑप्शन है कि वो बड़ी फिल्म भी देख सकती है, छोटी फिल्म भी देख सकती है, तो ऑप्शन होने बहुत ज़रूरी होते हैं। और लाइक जैसे आज रसूल साहब की आप बात की, जैसे रसूल साहब का है कि वो भी बहुत बैलेंस करते हैं, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ बैलेंस करने के लिए कि साल में एक आध फिल्म इस तरह की किक जैसी मैं ज़रूर करूँगा ताकि मेरी छोटी फिल्मों को फ़ायदा हो। लाइक जैसे रसूल साहब हैं, रसूल साहब ने मेरी फिल्म की है अनवर का अजब किस्सा, बिना किसी पैसे के। तो हर आदमी डेफिनेटली अगर वहाँ से उस तरह की फिल्में भी करता है तो दूसरी फिल्में जो करता है उसका भी एक रीज़न होता है। दोनों फिल्में करने का कोई ना कोई एक रीज़न होता है क्रिएटिव एक्टर या टेक्नीशियंस के साथ। सलमान खान साहब के साथ में काम करने का आपका तजुर्बा कैसा था? बिकॉज कुछ क्रिटिक्स का मानना ये है कि आपने मतलब यू स्टूड अप टू हिम एंड कुछ कहते हैं कि शायद आपने मेरे ख्याल से आपने शायद उनको ओवरशैडो कर दिया। क्या रिएक्शन आपका रहेगा? नहीं, खैर ये तो ओवरशैडोज़ ये और इस तरह की तो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपना काम करने जाते हैं और वो सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि आप ऑनेस्टी के साथ अपना काम करके आ जाइए जी। और उसका क्या रिज़ल्ट बाद में आता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एक्टर मेरे सामने ये है कि एज एन एक्टर मुझे लाइक किक में काम करके एज एन एक्टर मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो डिफरेंट जॉनर था। वो एक जो डायरेक्टर ने भी बताया कि एक सुर ऊपर करके बोलना है और ये सिर्फ आउट एंड आउट ऑडियंस के लिए है, गैलरी के लिए प्ले करना है। राइट। तो ये भी अगर एज एन एक्टर देखा जाए तो ये एक्टर के लिए एक टास्क है, एक ये भी चैलेंज है। तो वो भी मैंने करके देखा, तो डेफिनेटली मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बीइंग एन एक्टर के हर तरह की जो फिल्में हैं, हर तरह के जो जॉनर है उसको ट्राई आउट करते रहना चाहिए एक्टर के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। राइट। सलमान के साथ आपका तजुर्बा आपका कैसा रहा है? काफ़ी बार सुनने में आता है कि जो बड़ी फिल्में होती हैं और जो बड़े एक्टर्स होते हैं तो वो एडिट टेबल पर भी बैठते हैं और अगर कोई एक्टर जो है उनको मतलब थोड़ा सा मतलब उनके टक्कर का आ रहा है तो वो चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे कर दी जाती हैं। सलमान का ये जनरली उनका एक ये वो है कि दैट वो उन सब चीज़ों में वो मतलब उनका हमेशा जिस तरीके से है कि मेरा को एक्टर अगर दमदार है तो वो उससे मुझे ही हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स। सो कुछ सलमान का साथ में काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? मेरे तो इवन दो सीन हैं जो उन्होंने ही बताए थे। एक तो लास्ट में जब उनको ऐसे छोटा सा एक नाइफ होता है उससे लेके जो ब्लेड लेके मारता हूँ, वो उन्हीं का सजेस्ट किया हुआ सीन था। और एक अरे चलो मार दो इसको, वो वाला जो वो डायलॉग उन्हीं का दिया हुआ था। मुझे लगता है कि वो इतना सिक्योर एक्टर हैं वो, कि अगर उनको ज़रा सी भी इनसिक्योरिटी तो इस तरह की चीज़ें वो शेयर ही ना करते, वो इस तरह की चीज़ें मुझे करने के लिए बोलते ही ना। और थैंक गॉड जितना मेरा लिखा गया था स्क्रिप्ट में, साजिद साहब ने जितना नरेट किया था मुझे उतना ही है, उसमें से ज़रा सा भी इधर उधर कुछ नहीं हुआ। वो आपके बहुत से मैनरिज्म आपके बहुत पसंद किए जा रहे हैं कि जो आपने करके जो आपने जो बोला है आपने
प्लीज आप मतलब इफ यू डोंट माइंड कैन यू डू इट फॉर आवर ऑडियंस इफ पॉसिबल? हाँ ऑफ कोर्स। And I think that was your idea. नहीं एक्चुअली हम लोग साजिद साहब का ये था कि हम लोग जब बैठे थे फिल्म की शूटिंग से पहले, जब मुझे नरेट किया जा रहा था, तो कुछ नुआंसेस उन्होंने बोला था कि कुछ नुआंसेस ऐसे चाहिए जो लोगों को मज़ा आए, उसमें क्या क्या हो सकता है। तो धीरे धीरे अचानक से कुछ आया दिमाग में, उनके दिमाग में आया, कुछ मेरे दिमाग में आया, तो वो करके इनकॉर्पोरेट पहले से हम लोगों ने ये तैयारी कर ली थी। तो ये रखेंगे जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, जहाँ पे भी करेक्ट टाइमिंग लगेगी वहाँ पे हम इन चीज़ों को डालेंगे। राइट, पंचेस। तो वो हाँ पंचेस डालेंगे। तो ऑडियंस को इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो डेफिनेटली उनका फिर यूज़ किया गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर आपकी एक फिल्म कही जा सकती है पार्ट 2, जो कि एक मतलब इन अ वे यू प्ले टू द गैलरी एंड यू प्लेड लाइक अ प्रॉपर हीरो एंड ऑल दीज थिंग्स। बट किक आई एम श्योर मेरे ख्याल से पहला तजुर्बा आपका शायद रहा हो जिसमें ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है आपके परफॉर्मेंस पे आउटस्टैंडिंग है। पब्लिक सीटी बजा रही है, तालियां बजा रही है। हैव यू सीन इट विद द ऑडियंस? नहीं मैंने बिल्कुल नहीं देखी एक्चुअली। मैंने सिर्फ एक स्क्रीनिंग हुई थी जिस दिन रिलीज़ हुई थी उससे 2 दिन पहले। जी हाँ, जी हाँ, YRF में। जी हाँ। तो वहाँ पे मैंने देखा था और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन उसके बाद फिर मौका मिला ही नहीं देखने। लेकिन सुना होगा आपने पब्लिक रिएक्ट कर हाँ रही है। ऑफ कोर्स मुझे सुना तो था। हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन किया था एंड हम मतलब ऑन कैमरा लोगों ने आके जैसे आपने अभी जो आपने आवाज़ निकाली है वैसे लोग उसमें कर रहे थे एंड पीपल अप्रिशिएटेड दैट। एंड आई थिंक शायद आपकी वालदा ने शायद फिल्म देखी और उनको बस यही बात का अफसोस था कि आपको मतलब मारा जाता है फिल्म के अंदर। नहीं वो एक्चुअली मेरी बेटी को, छोटी सी बेटी है उसको 3 साल की, उसको वो तो खैर के पापा को मार दिया तो उस तरह का वो था वो ऐसे। बल्कि मदर को अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उसमें अच्छी कॉस्ट्यूम पहने हुए था मैं और नोटों के ऊपर बैठा हुआ था। तो एक सीन था ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं आई थिंक सीन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत से हैं जो कि मतलब वाकई में मतलब यादगार हैं। जैसे इवन जो नोटों में बैठने वाला जो सीन है जो आप पंडित जी से आप बोलते हैं कि दैट नहीं मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो आपका वो जो एक सीन था कि दैट $15,000 मैंने इनके ऊपर खर्च किया और चाइना का माल निकला। आई थिंक पब्लिक मतलब आपको देखना चाहिए था मतलब कैसे रिएक्ट करती है उसमें उस डायलॉग के ऊपर। डिड यू एंजॉय दिस प्रोसेस दैट बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ सिनेमा लवर आई वुडेंट से कि दोज आर इन टर्म्स ऑफ लेवल अगर बात की जाए, अगर मयार की अगर बात करी जाए, मुझे नहीं लगा कि राइटिंग में कहीं वो मयार उनका कुछ कम था अपने आप पे। आई थिंक वो भी राइटिंग का मयार अच्छा लगा, बिल्कुल डिसेंट लगा। बिल्कुल। पर्सनली आपका क्या रिएक्शन था व्हेन यू वर जस्ट शेलिंग आउट दीज डायलॉग जो कि पब्लिक जिसके ऊपर तालियां और सीटियां बजा रही है? तो क्या आपका मतलब थॉट प्रोसेस क्या था व्हेन यू वर डूइंग इट? मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि चाइना का माल चिपका देंगे या इस तरह के डायलॉग्स पे लाफ्टर आएगा। एक्चुअली मैंने कभी नहीं, डायलॉग है अच्छा डायलॉग है ठीक ठाक है, लेकिन ये भी नहीं पता था कि ये इतना मतलब इस तरह के डायलॉग्स हैं कि जिस पे लाफ्टर आएगा। बहुत सारे डायलॉग ऐसे थे जिस पे कभी इवन क्लाइमैक्स में जितना भी परफॉर्मेंस थी वो कहीं कहीं पे मुझे लग रहा था कि यार कहीं डाउन तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, कुछ तो ऐसे डाउट्स हो रहे थे। लेकिन ये रिस्पॉन्स आएगा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, या इस तरह के लाफ्टर्स आएंगे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा नवाज भाई, जैसे आपने पीपी लाइव आपने करी है और बहुत सी आपने फिल्म करी, मिस लवली आपने करी है, एंड देन यू आर शूटिंग इन पोलैंड। हाउ डिफरेंट इज इट? सी एज एन एक्टर तो मैं सच बताऊं, पर्क्स जो हैं एक बड़े कमर्शियल फिल्म में काम करने के पर्क्स अच्छे लगे आपको इंसानी लेवल पे? मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि लाइक जैसे किक की जो यूनिट थी जी और जो डायरेक्टर थे उन्होंने जो इज्जत एक्टर को, किसी भी एक्टर को जो इज्जत देते हैं साजिद नडियाड वाला, वो इतना कमाल का कॉन्फिडेंस उसके अंदर दे देते हैं तो वो अपना खुद ब खुद बेस्ट दे देता है। बट एज एन एक्टर मुझे ज़रा सा भी कभी भी फ़र्क ये महसूस नहीं हुआ कि पीपली लाइव या मिस लवली या किक 3 अलग अलग फिल्में हैं, क्योंकि एज एन एक्टर जिस पैशन और जिस थॉट से आप उस फिल्म में काम कर रहे होते हैं वो उसी, या कहना चाहिए कि वो उसी प्रोसेस से आप उसमें भी काम करते हैं, क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर है मेरे लिए। उसको अगर मैं सीरियसली नहीं लूँगा और ये सोच के अगर ये तो कमर्शियल फिल्म है और ये तो वो कभी नहीं हो पाएगी वो चीज़ें। चाहे 1 मिनट का भी सीन हो, चाहे वो किक हो और चाहे मिस लवली हो, दोनों एक्टर को लेके ये दोनों फिल्में, मतलब कोई भी फिल्म एक ही होती है एज एन एक्टर। जितना पैशन और जो क्राफ्ट आपकी उसमें आप यूज़ करते हैं उसमें मिस लवली में, वही उसी क्राफ्ट के साथ आपको किक भी करनी पड़ती है। तो ये बाहर से देखने में लगता है कि अच्छा ये बहुत लेविश फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, मुझे करते हुए बिल्कुल नहीं लगा। मुझे मज़ा आ रहा था, दैट्स इट। आपकी वेबसाइट में भी देख रहा था तो उसमें कुछ आपके बारे में उसमें लिखा हुआ है कि आपकी कैसे शुरुआत आपकी रही। तो उसमें मुझे काफ़ी एक दिलचस्प सी चीज़ मैंने नोटिस करी कि दैट मतलब आपके फादर किसान थे और आप गांव में आपकी परवरिश हुई एंड अपेरेंटली आपकी एक माशूका थी जो कि टीवी देखती थी और आपने सोचा कि किस दिन मैं भी एक्टर बनूंगा तो ये मुझे भी मतलब
देखेंगे ऐसा क्या सच्चाई क्या एग्जैक्टली व्हाट इज द स्टोरी? ये एक्चुअली हम लोगों के जिस गांव में मैं रहता था वहाँ बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज या मतलब इस तरह के परिवार रहते थे जहाँ पे औरत को फीमेल को निकलने नहीं देते थे। जिसको मैं लाइक करता था वो सिर्फ टीवी देखने के लिए बाहर निकलती थी, क्योंकि दूसरे टीवी जब आया था और कृषि दर्शन देखने के लिए जाया करती थी वो। तो मैंने कई बार उसको बोला कि यार कृषि दर्शन में क्या रखा है, मेरे से बात करना। तो नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो तब नया टीवी आया था गांव में, तो तब मैंने गुस्से में बोल दिया था कि अच्छा ठीक है, तो एक दिन मैं तुझे टीवी में आके दिखाऊंगा, तब तो देखेगी ना तू मुझे। तो फिर भूल के फिर NSD करने चला गया। फिर कई सालों के बाद जब बम्बई आया तो एक छोटा सा टीवी सीरियल किया मैंने। आफ्टर द ब्लू अचानक से मुझे एक दिन याद आया 8-9-10 साल के बाद, यार किसी लड़की को मैंने बोला था सर उसको देखता हूँ अभी है क्या कर रही है, उसको बोलता हूँ संडे को मेरा शो आ रहा है वो देख लेगी। छोटा सा एक सीन था मेरा उसमें। तो मैंने फ़ोन करके अपने दोस्त को बोला कि ज़रा यार उसको बोलो मैं टीवी पे आ रहा हूँ देख ले वो। तो उसने बोला उसकी शादी हो गई। अच्छा मौलाना है वो, टीवी तो क्या मतलब कुछ भी नहीं देखने देते वो। उम्र में दुगने उनसे हाँ उम्र में दुगने थे और बहुत ही हाँ इस तरह के। आपका ये जो सारा आपका जो सफ़र जिस तरीके से रहा है कि काफ़ी फिल्में आपने जिस तरीके से आपने शुरू में करी, सरफरोश में हमने जिक्र किया, तो पहले हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में कि आपका एक बहुत ही छोटा सा रोल था। मुन्ना भाई MBBS में एक बहुत छोटा सा रोल इनफैक्ट था। और काफ़ी इसी तरीके से आपने शुरुआत करी है देवडी में। इनफैक्ट आपका आई वाज रीडिंग अबाउट इट, तो फिर मैंने रिकॉल किया कि जो वो आपका उसमें जो जी तो उसमें ये तो मतलब अनुराग कश्यप का बहुत अहम रोल रहा है आपके करियर में, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने आपको वहाँ से निकाल के परफॉर्मेंस आपके हर जगह आपके अच्छे थे। विल यू एग्री विद दैट ही रियली हैज मेड यू? बिल्कुल क्योंकि उनका ये रहता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कभी भी कि किस तरह का रोल वो मुझे फेंकेंगे। तो उनका और मेरा मतलब इस तरह का रिलेशन, और कभी बात भी नहीं होती है। इवन अभी लाइक मेरे ख्याल से गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद 2-3 बार हम लोग मिले मुश्किल से, लेकिन अचानक से उनका एक फ़ोन आता है और मुझे पता चलता है कि ये इस तरह का एक रोल मैं कर रहा हूँ जो मैं कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर का कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। और वो जो डांस किया था उसमें देवडी में वो नहीं किया था। इमोशनल अत्याचार। तो इस तरह की चीज़ें करवाते हैं तो मैं एकदम चारों खाने मतलब चित हो जाता हूँ कि ये क्या दे दिया यार, ये कैसे हो पाएगा मेरा। तो उनका आई डोंट नो, मतलब मैं कोई एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ उनका और मेरा रिलेशनशिप क्या किस तरीके की है। वो बहुत ही अजीब सी है, वो कभी बात भी नहीं होती हम लोगों की। बहुत सारे लोग सोचते हैं are you doing any of his films in recent times? नहीं, कोई फिल्म नहीं करता। मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था कि जैसे ये आई थिंक और भी एक्टर्स का मैंने नोटिस किया है। एज अ पर्सन आप बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव और बहुत ही ज़्यादा आप मतलब डाउन टू अर्थ और हम्बल हैं, लेकिन जब आप कुछ किरदार देखते हैं, जैसे किक में भी एक जो किरदार है बहुत ही लाउड एंड बहुत ही, अगर थोड़ा सा भी कुछ चुप जाता है तो वो एकदम बिल्कुल, अगर नीडल भी अगर चुप जाएगी तो वो एकदम हंगामा कर देता है। एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी जिस तरीके का आपका किरदार था। तो ये जो एक डाइकोटमी है, जो दो पैरेलल्स होते हैं कि जो आप इंसान हैं, आप बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और जो आप किरदार आप जो जिस तरीके से निभा रहे हैं तो वो बहुत ही आपके पर्सनालिटी से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो वो जो सारा एक जो पैराडॉक्स है उसको आप कैसे डील करते हैं? व्हाट इज़ योर प्रोसेस लाइक एज एन एक्टर? सी मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को ना इतना सिंपल बना रखा है। अगर मैं अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना लूँगा तो मेरे से जो लेयर्स वाले जो कैरेक्टर्स होंगे वो शायद नहीं कर पाऊंगा, या मुख्तलिफ जो रोल हैं वो नहीं शायद मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना कॉम्प्लिकेशन बना रखे हैं। तो कुछ ना कुछ एक चीज़, एक पार्ट ऐसा खाली छोड़ना पड़ता है लाइफ में। लाइक जैसे मेरी लाइफ है बहुत सिंपल मैंने बना रखी है, बहुत सिंपल है। कोई मुझे किसी तरह की कोई वो नहीं है, कोई कुछ भी कह के भी चला जाता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वंस जब मैं कोई रोल करता हूँ तब मेरी सारी जो रिवेंज है, मेरी ईगो है, ये है वो है, सब आ जाती है उस वक्त पे। तो लाइफ का कुछ हिस्सा, कुछ इमोशंस मैंने ऑफकोर्स आई डोंट नो वो ऐसा होता चला गया कि वो मैंने अपने कैरेक्टर्स के लिए छोड़ के रखे हुए हैं, जो मैं कभी भी वेस्ट नहीं करता हूँ अपनी रियल लाइफ में। ऐसा मुझे लगता है, फील होता है मुझे कभी कभी। बहुत सारी चीज़ें आपको बचा के रखनी, एब्जॉर्ब करके रखनी पड़ती हैं ताकि वो एक जगह पे इस्तेमाल की जा सके। क्या बात है। बस ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं, और वो मेरे से बहुत अच्छा आ गया धीरे धीरे करना, वो कि लाइफ में ऑब्जर्व करते हुए लोगों को जो आपके आसपास हो रहा है, आपसे हो रही हैं चीज़ें, उसको कैसे आपको वहाँ पे यूटिलाइज करना है अपने कैरेक्टर्स के साथ, वो है बस। Now, आपकी एक फिल्म द लंच बॉक्स is become one of the biggest success stories I think in Indian cinema ever, especially overseas। जो परफॉर्मेंस उसका है वो आई थिंक बिगेस्ट ऑफ कमर्शियल फिल्म से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में इट इज़ डूइंग वंडरफुल बिजनेस, कनाडा इज़ डूइंग एक्सेप्शनल बिजनेस स्टिल। आपका काम बहुत ही ज़बरदस्त उसमें था, लेकिन बहुत सी खबरें इस तरीके की आई हैं कि दैट आप इरफान खान से आपका अपेरेंटली 36 का आपका आंकड़ा रहा है, एंड समवेयर यू कॉन्स्टेंटली सेड दैट अभी आप सपोर्टिंग रोल्स आप नहीं करेंगे, यू विल बी डूइंग ओनली रोल्स विच आर मेन लीड।
तो कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इरफान खान से इक्वेशन आपकी जिस तरीके की है, एंड बिकॉज आई थिंक शुरू में जब आप आए थे तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट यू डिड वाज विद इरफान खान, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, उनके साथ मैंने काम किया है। एक बाईपास की है एक फिल्म, जी हाँ, जी एक शॉर्ट फिल्म की थी जी। एक दो काम और किए, बट मेरा कभी कुछ ऐसा रहा नहीं। मेरे सीनियर हैं, 10-12 साल सीनियर है मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो मेरा कभी इस तरह का ये बनाई गई हैं या जिस तरीके की खबरें आती हैं, मैं भी न्यूज़पेपर में जब बैठ के पढ़ता हूँ तो अरे मैंने ये कहाँ से हो गई, ये कौन सी चीज़ हो गई। बाकी मैं इस न्यूज़ से ऐसे इस रिलेशनशिप इतना बोर हो गया हूँ इस न्यूज़ से स्पेशली कि अननेसेसरी इसको उठा दिया जाता है। बाकी जो मुझे इसमें कोई ख़ास अभी दिलचस्पी रही नहीं एक्चुअली। To clarify on this matter, but everything is absolutely fine between you and Irfan Khan. Everything is fine. Right. And can we see you working together in the future? अगर मुझे लगा कि मेरा रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शायद लगा कि लंच बॉक्स में आपका रोल थोड़ा सा छोटा था। नहीं बिल्कुल नहीं लगा। लंच बॉक्स में इवन सबसे पहले कास्ट मुझे किया गया था, रितेश ने सबसे पहले कास्ट मुझे किया था, और उसके बाद निम्रत और इरफान साहब ये सब लोग आए। मतलब मुझे ज़रा सा भी नहीं लगा कि मेरा छोटा रोल है या वो मुझे जो रोल दिया गया और वो अकॉर्डिंग टू जो रितेश जो चाहता था उसके अकॉर्डिंगली मैंने किया। और किसका रोल बड़ा है किसका छोटा है इस पर मेरा कभी ध्यान नहीं। अगर मैं कर रहा हूँ कोई वो फिल्म तो पूरी डेडिकेशन के साथ करूँगा, चाहे फिर सामने कोई भी हो। Great. Now you are having some really interesting projects which are coming up. Especially I think Mountain Man is one film which almost everyone is looking forward to. कुछ आप अगर Mountain Man के बारे में बताएं और आपकी जो forthcoming films हैं कुछ उसके बारे में अगर आप। माउंटेन मैन केतन मेहता ने डायरेक्ट किया और ऐसी ये एक लव स्टोरी है, एक ऐसे आदमी की लव स्टोरी जिसने जो उसके साथ उसकी बीवी गिर जाती है वहाँ से पहाड़ से, और फिर वो 22 साल तक उस पहाड़ को छीने और हथौड़े से तोड़ता रहता है। तो उसमें जो उसकी स्टोरी लव स्टोरी है उसकी इतनी कंसिस्टेंसी और इतनी बड़ी ज़िद है कि वो 22 साल तक कंटिन्यू रखता है। तो एक अनयूजुअल सी और एक इम्पॉसिबल स्टोरी है जो शायद इस दुनिया में नहीं हो सकती, लेकिन हुआ ये। तो बहुत बड़ी लव स्टोरी है और जिस तरीके से केतन साहब ने बनाई है इसको तो देख के ही पता चलेगा लोगों की क्या फिल्म है। तो कब तक रिलीज है? मेरे ख्याल से इस साल रिलीज़ हो जाएगी। और उसके बाद एक बदलापुर श्रीराम राघवन के साथ की है, और अनवर का जब किस्सा है, तो है धूमकेतु है, आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। बदलापुर विद वरुण धवन। राइट। तो एग्जैक्टली क्या रोल है आपका बदलापुर में, कुछ बताना चाहेंगे? दोनों मतलब एक ही दो रोल हैं उसमें, जो एक अभी तो इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकता कि डायरेक्टर ने बिल्कुल। एंड घूमकेतु आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन में है, राइट? हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन। तो कब तक घूमकेतु कब तक एक्सपेक्ट ये देखो अब शायद ये भी नेक्स्ट स्टेज आएगी शायद, आई थिंक। राइट। एंड आफ्टर किक व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑफर्स हैव यू बीन गेटिंग इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल सिनेमा एंड द इंडस्ट्री का रिएक्शंस किस तरीके के हैं आपको? इंडस्ट्री का रिएक्शन तो बहुत अच्छा है ऑफ कोर्स, और जिस तरीके से ऑफर्स आ रहे हैं, बट वो ये है कि मैं देखता हूँ कि क्योंकि एक वक्त आपके पास आता है चॉइस करने का, तो उसमें डेफिनेटली चॉइस करनी चाहिए। जो बेस्ट होगा वही करूँगा, जो मेरे लिए बेस्ट होगा वही करूँगा। Right. You're more concentrating on solo leads and something like that. So that's what. And ये भी कहा जा रहा है कि आपने प्राइस आपने काफ़ी हाइक अप कर दिया है. Why I'm asking you this question is that जब हम लोगों ने पिछली बार हम लोगों ने आपका इंटरव्यू किया था तो उसमें आपने जिक्र किया था कि मैं ऑटो रिक्शाज में मैं ट्रैवल करता हूँ गैंग्स ऑफ वसेपुर के उस टाइम पे. तो तब से अब तक मतलब क्या मतलब तब्दीलियाँ आई हैं आपकी ज़िंदगी में? काफ़ी चीज़ें बदल गई। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस तो देखो हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरा प्राइस बढ़े। मैं उस वजह से नहीं प्राइस बढ़ाना चाहता कि मुझे इतना सारा पैसा मिले, वैसे नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि एक्टर को भी एक रेस्पेक्टेड अमाउंट मिले, रेम्युनरेशन मिले, जिस तरह स्टार को मिलता है उस तरीके से, क्योंकि एक्टर्स की भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है। तो ये कहना कि नहीं एक्टर की नहीं होती, आप बाहर जाएंगे तो बहुत अच्छे से मालूम हो जाता है कि बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है और बहुत लोग लाइक करते हैं एक्टर्स की, वो देखना चाहते हैं। बट यही है कि उनकी फिल्मों के प्रमोशन इतने बड़े नहीं होते है ना, वो हर रोज़ अखबारों में नहीं छाए रहते। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह के एक आम आदमी जॉब करता है, वो चाहता है कि उसकी भी तरक्की हो, उसको भी एक थोड़ा सा डिज़र्विंग रेम्युनरेशन मिले, तो वैसे मैं भी चाहता हूँ। बॉम्बे टॉकीज़ में जो आपका कैरेक्टर था, कहीं हद तक मतलब एक सिनेमा एंथुसियास्ट आप उसमें थे, और फाइनली यू गेट अ मोमेंट अंडर द सन एज वेल। उस कैरेक्टर से किस हद तक आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आप करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग? मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है बॉम्बे टॉकीज़ वाला। वो इसलिए क्योंकि मैंने फेलियर जो टाइम है वो काफ़ी
टाइम तक जिया है वो फेलियर्स का जो टाइम होता है 10-12 साल तक 15 साल तक, तो मैं उससे बहुत आइडेंटिफाइड करता हूँ क्योंकि उसकी लाइफ और मेरी लाइफ कहीं ना कहीं सेम है। और फेलियर क्या होती है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, और आगे भी अगर मैं फेलियर हूँ तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से मैं फील करूँ या क्या क्या रहेगा लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो मेरे बहुत करीब है। वो जब मैं वो कैरेक्टर करता तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं ही हूँ वो फेलियर एक्टर मैं ही हूँ। आप लोग एक किसान की फैमिली से आप लोग हैं, गांव से आप लोग आप आए हैं, एंड नाउ जो आपकी एक कामयाबी है, तो आपकी वालदा का क्या रिएक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल? मेरी वालदा तो खैर इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, बट उनको यह है कि भाई पैसा वैसा कमा रहा है बंदा, इतना ज़्यादा उनको मालूम नहीं है कि भाई क्या है, क्या कैसा हो गया, क्या मतलब किस लेवल पे कामयाब हो गया, उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। उनको ये था कि बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, कमाए वमाए और कोई गलत काम ना करे। उनको इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि 12-15 साल जो स्ट्रगल कर रहा था वो, एक परिवार में जब कोई एक स्ट्रगल करता है तो ऑलमोस्ट पूरा परिवार ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा बच्चा है, कब कामयाब होगा, कब इसको जॉब मिलेगा। तो जब जॉब मिल जाता है या कामयाब हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो खुशी है माँ बाप को ही होती है कि थैंक गॉड इसकी तरफ से हम फारिग हो गए। तो वो उतनी खुशी है उनको उस चीज़ की, ये कमा धमा रहा है। इंटरनेशनली आपके परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। सम रिनाउंड क्रिटिक्स ओवरसीज एज वेल, व्हिच फॉरेन मीडिया हैज बीन अप्रिशिएटिव ऑफ योर वर्क, एंड आपको इतना ज़्यादा एक पेडेस्टल पे चढ़ा के उन्होंने रखा हुआ है एज एन एक्टर, कैसा लगता है? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, और वो इसलिए क्योंकि आपके काम की वजह से आपको अप्रिशिएट करते हैं वो। और जिस तरीके से मेरी फिल्में हैं जो लाइक जैसे मिस लवली है, पतंग थी, या लास्ट डायस है जो सनडांस फिल्म फेस्टिवल में थी, तो बहुत सारी फिल्में हैं जो इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाती हैं, जो रिलीज़ यहाँ पे जब होती हैं तो बहुत छोटे लेवल पे पता ही नहीं चलता उनका। लाइक जैसे मिस लवली से मैं बहुत ही कि उसके प्रमोशन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे जी, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे उसको रिलीज़ की और पता भी नहीं चला। लेकिन उन्हीं फिल्मों के रिव्यूज़ और उनको अप्रिशिएट जो है ना, उनकी ऑडियंस एक अच्छी खासी बड़ी ऑडियंस है वहाँ पे, बिल्कुल, और उनको अप्रिशिएट किया जाता है उन फिल्मों की। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ कि उन फिल्मों को जब अप्रिसिएशन मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे उसका एक जितना प्रमोशन हो जाए थोड़ा सा और ज़्यादा प्रमोशन हो जाए, ताकि लोगों तक पहुँच जाए, लोगों को लगे कि हाँ कोई एक फिल्म आ रही है, तभी तो देखेंगे लोग। बिल्कुल, लोगों को पता ही नहीं चलता कि मिस लवली आई और चली गई, क्योंकि कोई प्रमोशन ही नहीं हुआ उसका। अनवर का अजब किस्सा इज वन ऑफ योर अदर फिल्म्स, मियां कल आना। ये मैंने प्रोड्यूस की है फिल्म अभी। ये आपने प्रोड्यूस करी? इट इज ये शॉर्ट फिल्म है, ये फेस्टिवल्स के लिए। ऐसे शॉर्ट फिल्म। एंड देन देयर इज अनदर फिल्म कॉल्ड हरामखोर। ये श्लोक अनुराग के असिस्टेंट है, श्लोक शर्मा। हाँ। तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है ये। बट इंटरेस्टिंग नेम्स, अनवर का अजब किस्सा, मियां कल आना, हरामखोर, जो कि एक आई थिंक एक 70s 80s में जो एक फिल्म्स का एक जो चलन था, आई थिंक सईद मिर्जा एंड ऑल दीज, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, व्हिच इज लाइक वेरी डे टू डे सॉर्ट ऑफ टाइटल्स ऐसा, तो कुछ हद तक उसकी याद लाता है। अनवर का अजब किस्सा व्हाट एग्जैक्टली इज इट? अनवर का अजब किस्सा बुद्धदेव दास गुप्ता ने डायरेक्ट की है, और अब तक की मेरे ख्याल से मेरी फेवरेट फिल्म है वो। स्टोरी है उसकी ऐसी है कि एक आदमी को जो दूसरों की लाइफ में झांकने की आदत होती है, तो धीरे धीरे उसी चीज़ को वो प्रोफेशन बना लेता है अपना, और उसमें जब वो पर्सनल हो जाता है काफ़ी, तो उसको कंपनी से मतलब जासूस है वो, तो उसको कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो जब उसके पास कोई जॉब नहीं होता, वो अपनी लाइफ को ही डिटेक्ट करने लगता है। तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द फिल्म एक्चुअली। तो हाँ, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है इस फिल्म का। अभी आपने बताया कि दैट मियां कल आना से आप प्रोड्यूसर भी, यू हैव डन अ प्रोड्यूसर एज वेल। कैन वी एट एनी स्टेज सी यू डायरेक्टिंग अ मूवी? नो नो नो, कांट। यू डोंट वांट टू डायरेक्ट? मैं 2 चीज़ें या 3 चीज़ें एक साथ कर ही नहीं सकता। मतलब मेरा मतलब ऐसे रहता है कि एक टाइम पे एक ही चीज़, डायरेक्शन का तो खैर मैं सोच ही नहीं सकता कभी भी। आपके ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स, डायरेक्टर्स दैट यू ग्रू अपॉन, अगर आप उनके बारे में कुछ जिक्र करना चाहें? इट कैन इंक्लूड स्टेज एक्टर्स एज वेल, डायरेक्टर्स एज वेल। मनोज वाजपेयी को मैंने स्टेज पे देखा है। विजय शुक्ला करके एक एक्टर थे, बहुत बड़े, मतलब मेरी नज़र में बहुत बड़े एक्टर थे वो। उनका हालांकि कोई जानता नहीं है उनको, वो एक्टर थे। और मेरा क्या हुआ कि मैंने शुरू में अपनी जो फिल्में देखना जो स्टार्ट की, वो सी ग्रेड की फिल्में देखी। तो जोगिंदर और लाइक दादा कोड़ के, इस तरह की उनकी फिल्में देखनी शुरू की मैंने। उसके बाद इमीडिएटली फिर मैं पढ़ाई वढ़ाई करके NSD में आ गया। वहाँ पे मैंने पूरा वर्ल्ड सिनेमा देखा। तो मेरा ये बीच का जो कमर्शियल फिल्म या इस तरह की जो बॉलीवुड की फिल्में, इससे मेरा बहुत देर के बाद मुझे वास्ता पड़ा इन फिल्मों को देखने में। यानी कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कर चुका था, तब मैंने बॉलीवुड की फिल्में देखनी शुरू की। लेकिन उससे पहले मैं वर्ल्ड सिनेमा देख चुका था, और या सी ग्रेड की फिल्में देखता था। तो मेरे फेवरेट की फिल्म दादा कोड़ की एक फिल्म में आप क्यों देखते थे? क्योंकि हमारे गांव में वही उन्हीं की फिल्में लगती थी, मतलब सेक्सुअल कंटेंट। हाँ, जो सी ग्रेड की फिल्में होती थी उनमें पॉर्न बिट आती थी बीच बीच में। तो उसके लिए देखने जाते थे हम। एंटरटेनमेंट का यही हमारे लिए सबसे बड़ा वो था। छोटे शहरों में तो यही है। छोटे शहरों में सही है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को।
एनएसडी में जो हमें दिखाए गए पूरा क्लासिकल सिनेमा और ये स्टीव मैकक्वीन, जेम्स डीन और ब्रांडो, इस तरह उनकी फिल्में देखनी शुरू कर दी आते ही। तो या तो दादा कोड़के और जोगिंदर को देख रहे हो या इमीडिएटली आप स्टीव मैकक्वीन इस तरह की फिल्में देख रहे हो। सीखने को कहीं से मिल सकता है। एग्जैक्टली। अभी आपने कोई फिल्में देखी हो या पहले जैसे गुरुदत्त साहब की या फिर इस तरीके की कोई फिल्में अगर आपके नज़र में आती हैं जो कि आपको लगे कि मतलब वाकई में पायदार फिल्में थी, तो आप उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहें, एक्टर्स, डायरेक्टर्स। मैंने जो फिल्म्स जो थी जो जिसका बहुत इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे पड़ा, मुझ पे पड़ा, तो वो थी एक डॉक्टर की मौत, पंकज कपूर की। क्या बात, कमाल। हाँ, तो वो फिल्म थी नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर एज एन एक्टर। तो ये लोग एक इम्पैक्ट डाल देते थे, कहने ये सोचने में मजबूर कर देते यार ये अलग क्यों है। जब मैं तो गांव में रहता था, गांव में जब इनकी फिल्में देखता था यार ये कुछ अलग कर रहे हैं, क्या क्या अलग, ये मुझे मालूम नहीं होता था। वो बाद में मुझे पता चला कि इस वजह से अलग है। तो वो उनकी फिल्में देखना अच्छा लगता था। या बाहर की फिल्में देखता था, लाइक लॉरेंस ओलिवियर की। मैंने कम से कम जितने प्लेज, शेक्सपियर के जितने प्लेज किए थे उन्होंने, वो सारे प्लेज मैंने देखे हैं जो पिक्चराइज किया था उन पे, जो फिल्म बनी थी उन प्लेज पे, जो वो देखी। रिसेंटली अभी मैंने कुछ फिल्में देखी, लियोनार्डो कैप्रियो, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। अरे कमाल फिल्म। और इस तरह की फिल्में, फिल्म फेस्टिवल्स में जाने लगा मैं रिसेंटली, जो वहाँ पे फेस्टिवल्स में फिल्में देखने लगा। तो ऐसा हुआ उन फिल्मों को देख के लगा कि एक कनेक्शन बंधा हुआ था, जो आपने स्कूल के टाइम में जो क्लासिकल सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा देखा, और अब लाइक जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल में चला गया, वर्ल्ड या सेंडांस फिल्म फेस्टिवल्स में गया, तो वहाँ पे उस तरह की पूरे फेस्टिवल में 25 फिल्में देख के आ रहा हूँ। उसी तरह की फिल्में देखने की आदत सी बन गई एक्चुअली। एनी ऑफ द डायरेक्टर्स, अगर हिंदी फिल्मों में या हिंदुस्तानी फिल्मों में कोई डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको जिन्होंने अपील किया है? अभी विधु विनोद चोपड़ा का मैंने एक प्रोमो देखा था, उन्होंने एक हॉलीवुड की एक फिल्म में बनाई है उन्होंने, तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। विशाल भारद्वाज हैं, अनुराग कश्यप हैं, तो उनके ऑशिम आलूवालिया हैं, तो ऑल टाइम माय फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। को स्टार्स में अगर आप बात करें, को स्टार्स में आपके जो जैसे आपने निम्रत के साथ में आपने काम किया है, और भी आपने बहुत से लोग, विद्या बालन के साथ में आपने काम किया है, आमिर खान के साथ में आपने काम किया, सलमान खान के साथ में आपने काम किया, अगर इसमें अगर आप बताना चाहें कि कोई आपके तजुर्बे या फिर एनी ऑफ योर फेवरेट को स्टार्स। हर एक्टर की अपनी अपनी खासियत होती है, हर एक एक्टर का अपना अपना एक क्राफ्ट होता है। जैसे आमिर साहब के साथ काम किया तो उनका अपना अलग तरीका है काम करने का, सलमान के साथ काम किया उनका अपना अलग तरीका है काम करने का, तो वो हर आदमी अपने कन्विक्शन से करता है। हुमा कुरैशी बहुत खूबसूरत आपको लगती थी, आपने जिक्र किया था हम लोग पिछले इंटरव्यू में। हाँ, बहुत पहले कभी बोला होगा मैंने। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 से क्या आप खूबसूरत तो सारी हैं लड़कियाँ जितनी भी हैं। राइट। नवाज भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर फोर्थकमिंग फिल्म्स, एंड किक के लिए फिर से मुबारकबाद। आई थिंक इट वाज अ वेरी फाइन परफॉर्मेंस, वेरी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस। वी होप टू सी यू इन गुड फिल्म्स एज यू राइटली सेड, चाहे वो बड़ी फिल्में हों, चाहे वो आर्ट हाउस फिल्म हो, पैरेलल सिनेमा हो, हर तरीके की अच्छी फिल्मों में आपको देखने को मिले, एंड इन मेन लीड्स। एंड होपफुली अगर आप कभी चाहें एज अ डायरेक्टर, आई पर्सनली फील दैट मे बी यू कैन बी अ गुड डायरेक्टर एज वेल, बिकॉज आप में सारे जरासीम आपके अंदर लगते हैं कि एज अ डायरेक्टर आप कामयाब आप इंशाल्लाह होंगे। तो वी होप दैट यू डायरेक्ट एट सम स्टेज एज वेल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन बॉलीवुड हंगामा। बहुत बहुत शुक्रिया। That's all from Bollywood Hangama. Keep on watching. Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hangama. Keep on watching.